रमेश बिधुरी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मेरे दिल्ली के बजट के लिए बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं इस बजट के फेवर में खड़ा हुआ हूँ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्री जेटली साहब, महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति जी, जिनके माध्यम से यहाँ पर दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति रूल लागू हुआ है। सर, इस बजट के अंदर विजन है। देश जब 75 साल का होगा आज़ादी के बाद, तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर व्यक्ति को मकान और उसकी बेसिक एमिनिटीज जो वो देश के लोगों को मिलेंगी, जो 60 साल में मेरे सामने वाले बैठे मेरे बंधु नहीं दे पाए थे। 2022 में हर व्यक्ति को फैसिलिटीज मिलेंगी। मैं इस बजट के माध्यम से कहना चाहता हूं सर, मोदी जी ने ये नहीं कहा 6 दिन 1 महीने में आएंगे, 4 महीने में आएंगे। मोदी जी ने कहा था आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, हमें 60 महीने दे दीजिए, अच्छे दिन निश्चित रूप से आएंगे। इसीलिए ये हमारे भाई बैठे, भगवान जी आप भी बैठे हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात देखिए, अभी मैंने होर्डिंग देखा है कांग्रेस के लोगों का, आम आदमी पार्टी, एक जर्राब बना रखा है, उसके ऊपर गर्दन पे गधा बिठा रखा है और गधा कह रहा अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे। अरे भाई, गधों को थोड़ी अच्छे दिन दिखाई देते हैं, अच्छे दिन तो इंसानों को दिखाई देंगे। इसीलिए मैं इनकी सोच के बारे में बता रहा हूं। महिपालपुर चौक पे कई जगह दिल्ली में लगा रखे हैं। इसीलिए मैं बता देना चाहता हूं मेरे बंधुओं को, हमारे एक AIMDMK के बंधु ने कहा था कि हमारे वहां पर जयललिता अम्मा जी ने टैक्स फ्री बजट पेश किया है। भाई, ये भी टैक्स फ्री बजट है दिल्ली के अंदर भी। इस बजट के अंदर भी एक पैसे का टैक्स नहीं लगाया गया है। हमारे एक बंधु ने कहा था, हमारे तृणमूल कांग्रेस के सांसद यहां पर अभी है नहीं, वो चले गए हैं, वो भी कह रहे थे कि दिल्ली के बजट के अंदर केंद्र से स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया है जो और अलग मेट्रोपॉलिटन सिटी को नहीं दिया गया। अपनी बात को वो खुद ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं दिल्ली के अंदर लैंड, पुलिस, यूनिवर्सिटी, सबके ऊपर केंद्र का अधिकार है। अगर तो केंद्र तो पैसा देगा ही देगा, दिल्ली के बजट से क्यों कटेगा वो? जब दिल्ली नेशनल कैपिटल है और यहां पर सारी चीजों पर होल्ड केंद्र का है, तो केंद्र की तरफ से अगर माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने पैसा दिया है तो ये बड़ी सोच रख के किया है। ये आपको सोचना चाहिए था 15 साल से कि आपने दिल्ली के बारे में क्या किया, केंद्र के बारे में आपको चिंता करनी चाहिए जी। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं इनको, मैं बता देना चाहता हूं। अब मैं सर अपने इस बजट पे आना चाहता हूं। सर जीवन, अरे बैठो बहन जी बैठो, फिर मैं नहीं बोलने दूंगा, आपको पता है मैं क्या हूं। मिस्टर रमेश, फिर तुम नहीं बोल सकते, बता रहा हूं। प्लीज एड्रेस टू द चेयर। सर, मैं जीवन हेल्थ से शुरू होता है। अगर व्यक्ति का जीवन स्वस्थ है, व्यक्ति स्वस्थ है, 150 करोड़ की लागत से 1998 में हमारी केंद्र में सरकार थी। रमेश, हमारी देश के अंदर आप चुप रहो ना जी प्लीज, उसका नेचर है बेचारे का, कोई नहीं। सर, देश के अंदर 1998 के अंदर केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। हमने 2 कैंसर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक ईस्ट दिल्ली के लिए, एक जनकपुरी वेस्ट दिल्ली के लिए जमीन दी थी। 98 के अंदर अनफॉर्चुनेटली ड्यूटी यूनियन इनकी सरकार आ गई। 98 से लेकर और आज तक सर 150 करोड़ की लागत से केवल 2 अस्पताल ये बना पाए, और दोनों के 2 अस्पताल पेशेंट का बाट जो रही है कि उसको पीपी के अनुसार चला जाए, कैसे चला जाए। दे हैव नॉट टेक द डिसीजन टिल टुडे कि उस हॉस्पिटल के अंदर एक बच्चा 15 साल में कोई पेशेंट उस में एडमिट हो जाए तो 150 करोड़ रुपए में। सर, हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने साउथ दिल्ली के अंदर, रूरल बेल्ट के अंदर कहा है हम एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सर, उन्होंने कहा है रोहिणी में एक मेडिकल हॉस्पिटल बनाएंगे और इसी साल के अंदर हम उसमें भर्ती करेंगे मेडिकल बच्चों की, वहां पर छात्राओं के अंदर जो मेडिकल हम वो कॉलेज बनाने के लिए जा रहे हैं। ये विजन के अनुसार चलने वाली सरकार है। सर, अगर हेल्थ के बाद में चलूं, ये तो इनकी करनी और कथनी बता रहा हूं सर मैं। दूसरी, भाई हुडा साहब चले गए साहब यहाँ से, वो भी बड़ा बहुत कुछ ऐसे कह रहे जैसे नाना नानी की कहानी सुनाते हैं ना लोग, उन कहानियों को सुना रहे थे। उनको उन चीजों के बारे में मुझे लगता है ज्यादा जानकारी नहीं थी जी। हरियाणा के बारे में वो जानते होंगे, दिल्ली की चिंता कर रहे हैं। हरियाणा ने आज तक 15 वर्ष में
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी कि मुनक नहर से दिल्ली को 80 एमजीडी पानी उसके हिस्से का मिलना चाहिए। हमारे लॉ के अंदर है, बेसिक एमिनिटीज कोई किसी स्टेट के अंदर अगर पैदा होती है, सॉरी बेसिक रिवेन्यूज अगर कहीं कोई जनरेट होते हैं, यमुना नदी हमारे दिल्ली से होकर गुजरती है, यमुना में पानी हरियाणा से होकर आता है, हमारे हिस्से का मुनक नहर का पानी जिसके 400 करोड़ रुपया साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, 400 करोड़ रुपया मुनक नहर को बनाने के लिए कि दिल्ली में पानी आ जाए, और जो लीकेज होती थी 80 एमजीडी पानी की, वो उसका हमें जो बचा हुआ पानी हमें मिलना चाहिए। 15 वर्ष में हुड्डा साहब की सरकार 10 साल से हरियाणा में है, केंद्र में इनकी सरकार थी, बार बार इंटरफेरेंस किया है उन्होंने सर, कोर्ट ने 2011 में, 2014 में, और कोर्ट के इंटरफेरेंस के बावजूद भी मुनक नहर से इन्होंने पानी ही लिया। दिल्ली की चिंता करने की बात कर रहे हैं सर पानी के बारे में बताना चाहता हूं इनको, इन्होंने कोई योजना ही नहीं बनाई 16-15 वर्ष के अंदर कि दिल्ली में जो डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, दिल्ली देश की राजधानी है, देश के हर क्षेत्र के व्यक्ति का अधिकार है वो दिल्ली में आ सकता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वो बच जाता है। दिल्ली में प्रतिवर्ष 5 लाख लोग बाहर से आ जाते हैं सर, और पानी की व्यवस्था नहीं की गई। अभी मुझसे पूर्व में हमारे बंधु प्रवेश जी ने कहा 1100 एमजीडी पानी की आवश्यकता है दिल्ली के अंदर, 800 एमजीडी पानी जनरेट होता है, 744 एमजीडी फिल्टर से और 80 एमजीडी रेन्यू कुएं से, और 2750 दिल्ली के अंदर ट्यूबवेल लगे हुए हैं। उनके अनुसार 800 एमजीडी पानी से 15 साल में सर 255 एमजीडी पानी जो लीकेज के अनुसार चला जाता है। सर ये मैं नहीं कहता, ये सर ये एक लीकेज एंड डिटेक्टिव एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में 35% पानी लीकेज के द्वारा चला जाता है। क्या करते रहे आप सेंटर में बैठे हुए? हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी चिंता की और 500 करोड़ रुपया उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कि 15% केवल लीकेज होनी चाहिए, जो पानी बह जाता है नालियों में वो लोगों को पीने के लिए पानी मिलना चाहिए। सर इसमें मैं ज्यादा ना जाते हुए मैं नेक्स्ट स्टेज पे आता हूं सर, एजुकेशन। सर राइट टू एजुकेशन एक्ट, उस एजुकेशन एक्ट के अंदर एक क्लास के अंदर 40 बच्चे होने चाहिए। इन्होंने वायदा किया था 100 स्कूल खोलेंगे पिछली बार, हम मुंगेरी लाल की तरह सपने नहीं दिखाते, हमने कहा एक साल में 20 खोल पाएंगे, तो 20 ही कहा है सर हमने कि 20 स्कूल खोलेंगे। इन्होंने 40 स्कूल के लिए वायदा किया था पिछले अपने मैनिफेस्टो के अंदर, 100 स्कूलों के लिए 10 स्कूल निकले सर। एक सेक्शन के अंदर आप सर यहां से कोई कमेटी अपॉइंट करें, एक सेक्शन के अंदर देश की राजधानी दिल्ली में 90 से 100 बच्चे बैठते हैं, इससे बड़ी शेमफुल बात नहीं हो सकती है सरकारी स्कूलों के अंदर सर। 100 बच्चे सर, दिल्ली के अंदर 20,000 टीचर 15 वर्ष में भर्ती नहीं किए। एक स्कूल है सर जे ब्लॉक संगम बिहार, एग्जांपल देता हूं सर, बच्चे 2700 और टीचर हैं 7 ऑन द फ्लोर। सर मैं इसको ऑन द फ्लोर बोल रहा हूं सर, 7 टीचर सर। कैसे बच्चा एजुकेशन लेगा? गरीब के हित की बात करने वाले बात करते हैं, ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं सर। यूनिवर्सिटी एक दिल्ली के अंदर कॉलेज नहीं खुला है सर, 15 साल में एक नया कॉलेज नहीं खुला है सर। 1 लाख बच्चे 12वीं पास करके आते हैं सर। गरीब का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला है वो 90-95% नंबर कैसे ले लेगा? ना वो उसको 95% नंबर मिलेंगे उस बच्चे को, और ना कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। उसका जिम्मेवार है तो ये लोग हैं सर जो 15 साल से और 10 साल से यूपीए के रूप में बैठे रहते हैं यहाँ पर सर, उसका कोई और जिम्मेवार नहीं है। इसलिए शोर मचा रहे हैं। बजट इलेक्शन बजट हो गया, आपको तो ताली बजानी चाहिए थी। हमारे मंत्री ने चले गए तारिक भाई, कह रहे तो इलेक्शन, ये तो मैनिफेस्टो बीजेपी ने घोषणा कर दी, इससे बड़ा संगठन और पार्टी दल क्या हो सकता है कि जो अपने मैनिफेस्टो को लागू कर दे। इसके लिए तो उनको धन्यवाद करना चाहिए था, ये खुद ही कह रहे थे ये तो बजट नहीं है मैनिफेस्टो है बीजेपी का। इसलिए सर फिर कह रहे थे, अभी वो चले गए भाई साहब तृणमूल कांग्रेस की थे, वो कह रहे थे ये नहीं, तारिक जी कह रहे थे ये इलेक्शन बजट है, इलेक्शन बजट। अरे चाहे इलेक्शन बजट हो चाहे कोई भी बजट हो, अगर जनता को सुविधाएं और फैसिलिटीज मिल रही हैं तो आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है कि मोदी जी ने कहा 6 दिन आने वाले वो आ जाएंगे और इनके बोरिया बिस्तर बन जाएंगे, इस बात की शायद इनको चिंता है जी। सर मैं तीसरा आना चाहता हूं यूडी डेवलपमेंट के मामले को लेकर, यूडी मिनिस्ट्री के अंदर सर एक GNNURM नाम की स्कीम है सर। उस स्कीम के अंदर केवल गुजरात स्टेट ऐसी है सर जिसमें गुजरात स्टेट में कंप्लीट जो प्रोजेक्ट थे 10 के 10 पूरे किए गए। हमारे दिल्ली के हिस्से में 600 करोड़ आए थे सर। 600 करोड़ रुपए में कॉमनवेल्थ के इंक्लूड होने के बाद भी केवल 150 करोड़ 148 करोड़ रुपए की लागत से ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 और फेज 2 है, जहां से मैं सर 3 बार से MLA हूं, वहां पर वो 150 करोड़ तो खर्च हो गए हैं, लेकिन GNNURM का पैसा इनकी दिल्ली की शीला सरकार 450 करोड़ रुपया लैप्स हो गया सर 2012 में। वो 2007 में इन्होंने पॉलिसी बनाकर दिया था GNNURM के अंदर आप डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाते हैं। दिल्ली के अंदर 1600 अधिक कॉलोनी है सर, एक कॉलोनी पास नहीं हुई।
माने सोनिया जी अगर यहाँ पर होती, मैं बताना चाहता था, मुंगेरी लाल के सपने दिखाते हो। इनकी पार्टी की सर्वोच्च लीडर 2008 में रिबन काट के रामलीला मैदान में प्रोविजनल सर्टिफिकेट अनधिकृत कॉलोनी के लोगों को दियाती हैं कि हम तुम्हारी कॉलोनियों को पास कर देंगे और आप हमें वोट दे देना। 2008 में इस वजह से इनकी सरकार आ गई, लोगों को इन्होंने गुमराह किया। सर प्लीज 2 मिनट सर, मैं इसको कंक्लूड करना चाहता हूं। इनको दर्पण भी दिखना चाहिए, देश की जनता को भी पता लगना चाहिए कि मोदी जी की सरकार, उनका विजन और इन लोगों का विजन क्या है पिछले लंबे समय तक। सर मैं इसको 2 मिनट में आई विल प्लीज सर विद इन 2 मिनट सर मैं इनसे पूछना चाहता हूं इनकी स्थिति क्या है एनवायरमेंट, उसके ऊपर मैं आना चाहता हूं। सर आप जो घंटी बजाते थे मैं कंफ्यूज हो जाता हूं जी, आई एम सॉरी फॉर दैट सर। 2 मिनट घंटी मत बजाना सर मैं पहली बार बोल रहा हूं सर, और दिल्ली की पीड़ा मेरे पास है सर। इसीलिए ट्रांसपोर्ट के मामले में कहते थे, हुड्डा साहब ने बोला था अभी, होते तो अच्छा होता। कह रहे इन्होंने 1300 बस चलाने की बात कही थी, कम से कम 20 तो बढ़ा देते, 1320 तो कर देते, तो हमारी ही पॉलिसी है। भाई हम आपकी तरह मुंगेरी लाल के सपने लोगों को नहीं दिखाते, जो कर सकते हैं वो 1300 बस का हमारे पास प्रोविजन है। और सर सबसे पहली बात तो मैं भूल गया सर, हमारे हर डिपार्टमेंट के अंदर इनका जो बजट आया एजुकेशन का लास्ट ईयर था 2046, हमने सर उसको प्लस करके 2482 करोड़ किया जी सर, 400 करोड़ बढ़ाया हर डिपार्टमेंट का बजट सर। हमने अगर बजट सर पेश किया है पावर एनर्जी का बजट पेश किया है सर, पिछला बजट था इनका सर महानुभाव हमारी पुरानी सरकार जी का 2000 करोड़ सर, हमारा इसमें 2014 प्लस 670 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा उसमें दिया गया सर। बात सब्सिडी की मैं दोहराना चाहता हूं, मुझे पूर्व में वक्ता बोल गए, इन्होंने कहा कि एक जेब से निकालकर दूसरे में दे रहे। सर ये इनकी प्रवृत्ति रही है, एक जेब से निकालकर लोगों को गुमराह करने की। सर केंद्र सरकार से डायरेक्ट सब्सिडी इस दिल्ली को बजट को 20 साल में कभी नहीं मिली। केवल जो पैसा इन्होंने पिछली बार सब्सिडी दी थी, हमारे भाई साहब बैठे भगवंत मान जी, वो भी कह रहे थे, बड़े दिन कविता सुनाकर बड़े कह रहे थे हमें तो अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे। एक हॉस्पिटल बननी थी सर अम्बेडकर नगर में, उसका 400 करोड़ रुपए का पैसा निकालकर और दिल्ली में सब्सिडी में इनका मुख्यमंत्री दे गया दिल्ली की जनता को लोकसभा के चुनाव के लिए गुमराह करने के लिए। हमने सर कोई मद नहीं काटी, इनकी सरकार ने कॉमनवेल्थ के अंदर सर 600 करोड़ रुपया SC/ST वेलफेयर का था। SC/ST जो हमारे ऐसे नागरिक रहते थे उनके सुविधा का पैसा, वो वहां से पैसा निकाल कर उन्होंने सब्सिडी के रूप में दिया। सर हमने अगर वो पैसा दिया सब्सिडी के रूप में, सर प्लीज सर ये दर्द है 15 साल में उस विधानसभा में बैठा हूं, मैंने वो दर्द झेला है दिल्ली की जनता का सर। इसलिए सर वो जो इन्होंने जो सब्सिडी दी, हमने अगर सब्सिडी दी है ना सर, 30% का वादा किया था। पढ़े लिखे इनके फादर भी चीफ मिनिस्टर हैं हुड्डा साहब के, अच्छे स्कूल से पढ़े हुए अंग्रेजी से, अगर उसकी ये निकालेंगे जो हमने 200% तक सब्सिडी दी है और 400% तक दी है सर, वो 33% बैठती है। हमने जो वादा कहा था वो करके दिखाया सर, हमारे अंदर जो हमने भी कहा सब्सिडी दी है, और वो किसी मद को काट के नहीं दी है सर, वो सर हमने केंद्र सरकार से डायरेक्ट पैसा लेने के बाद दिल्ली सरकार का जो 39,000 का बजट था उस बजट में से सब्सिडी दी है सर, मैं दिल्ली की जनता को देने की बात की है सर। एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम करूंगा, अच्छे दिन इनकी स्थिति क्या है प्लीज कंक्लूड सर। कंक्लूड कर रहा हूं सर, एक किस्सा मैं सर जरूर सुनाऊंगा, मेरे याद था सर। वो एक बार क्या हुआ सर, एक जंगल के किनारे बाग था, उस बाग में बहुत बंदर थे सर। जब बाग में बंदर हो गए तो बाग का मालिक परेशान हो गया। जब बाग का मालिक परेशान हो गया तो उसने बाग को बेच दिया, बाग बिक गए, दूसरी पार्टी ने खरीद लिया, उन्होंने सर बाग को कटवाना शुरू करा दिया। बंदर बड़े परेशान हो गए बेचारे। बंदर जब परेशान हो गए, कहने लगे बाग कट जाएगा हम क्या कहेंगे। बंदरों ने मीटिंग की, शाम को मीटिंग करने के बाद कहा हम एक अपना बाग लगा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। उन्होंने एक बीज लिया और सब नदी के किनारे बीज लगाने शुरू कर दिए, और जैसे बीज लगाए तो सुबह बंदर गए तो उस बीज को खोद लिया सर, खाए तो पेड़ निकला ही नहीं। उसके बाद सर अगले दिन फिर उन्होंने वो बीज बो दिया, फिर अगले दिन खोद कर देख रहे ये तो हो नहीं सर। इनकी वो बंदर वाली स्थिति है, सरकार को बने हुए 1 महीने हुए नहीं है और शोर मचा दिया जी अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन नहीं आए। सर अगर शादी करके भी लाए होंगे, शादी करके भी लाए होंगे सर, अगर शादी करके भी लाए होंगे, और शादी करने के बाद सर प्लीज सर खत्म हो गया सर 30 सेकंड सर। शादी करने के बाद भी सर अगर माँ बाप ने देखा होगा सर, एक महिला के लिए सबसे खुशी का अच्छा दिन कौन सा होता है, जिस दिन उसके बेटे की शादी होती है, सहराई बसती है सर। वो माँ भी अगले दिन अपने घर में खुशी देखना चाहती है तो 9 महीने पोते का इंतजार करती है, पोती का इंतजार करती है, तब जाके सब उसको महसूस होता है कि मेरे बेटे की शादी हुई थी। लेकिन सर एक ऑनरेबल यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम जी है नहीं, अगर वो होता तो बहुत अच्छा लगता सर। ये 8 अक्टूबर 2008 सर, 8 अक्टूबर 2000 को उन्होंने सर एक ग्रांट पे भाषण दिया था चिदम्बरम साहब ने। मैं उस दिन गलती से टीवी देख रहा था सर, मैं असेंबली का मेंबर था।
उन्होंने 2008 के बजट में कहा था 1998 में 21 अक्टूबर 2008 का सर भाषण है चिदम्बरम साहब का, आपको हमने जो आपको इकोनॉमी दी थी 1998 में, वो बहुत बैड इकोनॉमी थी, और तुमने जो 2004 में हमें इकोनॉमी दी, अर्थव्यवस्था, वो बहुत बढ़िया दी है। इसलिए अब आप चिंता ना करें। ये चिदम्बरम के बयान है। हमने एनडीए के टाइम में बढ़िया दी सर इनको, और जो 2004 में हमने इनको बढ़िया दी, उन्होंने कहा लेकिन तुमने हमें इकोनॉमी बहुत बढ़िया दी है, अब तुम जिंदगी में लौट के आने वाले नहीं हो। ये कहा था हमारी लीडरशिप के बारे में। सर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, देश की 125 करोड़ जनता के आशीर्वाद से हम तो यहां बैठे हुए हैं, लेकिन माननीय चिदम्बरम साहब नजर नहीं आ रहे हैं सर यहां पर, जिन्होंने अहंकार की बातें कही थी, आज हमें अहंकार की बात बताते हैं, हमारे लिए कहते हैं तुम अहंकार में बोल रहे हो। वो चिदम्बरम साहब की भाषा क्या थी? इसलिए सर हम पावर में आ गए। हमारी लीडरशिप ने भी, मेरे मित्र ने कहा था, मेरे मित्र ने कहा था बोलो, आपने अपोलोजाइज किया है सर, बीइंग ए पार्टी में सत्ता होने के कारण। प्लीज बैठ जाइए। निनांग इरंग, ओके, अपना चालू करो ना।